सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं, ये 10वीं की सामग्री है, गलती से 8वीं लिख दिया है, विषय विज्ञान, इसका अगला जो तंत्र है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जनन तंत्र का सबसे पहला तंत्र, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की बात करें तो पहले हमने पिछले वीडियो में नर जनन हार्मोन के बारे में पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन और मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये जनन हार्मोन द्वितीय सेक्स गौण लैंगिक जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर, उसको शो करवाने के लिए यानी कि प्रदर्शित करने की जो भूमिका है वो इन दो हार्मोन पर निर्भर करती है। अगला लेते हैं नर जनन हार्मोन। नर जनन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। अब प्राथमिक जनन अंग में कौन कौन है, तो प्राथमिक जनन अंग इस अंग के अंतर्गत वृषण को सम्मिलित किया गया। आपको ये गोला आकार की जो संरचना दिखाई गई है, ये वृषण है, इसको सम्मिलित किया गया। मानव शरीर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते, ध्यान रखना। तो उदर गुहा के बाहर यानी हमारा पेट जो स्थित है उस पेट के नीचे की ओर ये वृषण कोश में ये वृषण स्थित होते हैं। वृषण का प्रथम कार्य याद रखना शुक्राणु का निर्माण करना है। तो शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वृषण के अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। जबकि दूसरा कार्य इसका क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, नर जनन हार्मोन, उसका क्या करना, सीक्रेट करना, उसका उत्पादन करना। यह अंग जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है, ध्यान रखना। तो जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, वृषण। ये इसका काम क्या है, दो काम है, शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा क्या करना, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। अब बात करते हैं द्वितीय जनन अंग के अंतर्गत कौन आएंगे, तो प्राथमिक जनन अंग के अलावा जितने भी अंग होंगे वो सब द्वितीय जनन अंग में सम्मिलित होंगे। सबसे पहला वृषण कोश। मानव में एक जोड़ी वृषण कोश, अभी बताया, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण कोश के ऊपर वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने का काम करते हैं, धारण रखने का काम करते हैं, कैच करने का काम करते हैं। साथ ही यदि अपन बात करें आगे तो वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने का कार्य करते हैं शुक्राणुओं के लिए शरीर से कम तापमान। इसका इंपॉर्टेंट काम याद रखना, शुक्राणुओं के लिए या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो शरीर से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। इसलिए वृषण कोश उस आवश्यक तापमान को शुक्राणु के लिए उपलब्ध करवाता है जिसके लिए उसका निर्माण करना है। इसलिए वृषण कोश जो है वो शरीर से कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, ताकि शुक्राणु का उत्पादन आसानी से हो सके। अब हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी। तो वृषण से जो शुक्राणु बनेंगे वो शुक्राणु जो है वो शुक्रवाहिनी यानी एक लंबी नलिका से होते हुए किसके अंदर जाएंगे, शुक्राशय के अंदर ले जाए जाता है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाएगी। आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से यदि अपन देखें तो वृषण से शुक्राणु यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए जिस नलिका के अंदर, जिस संरचना के अंदर प्रवेश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ये ध्यान रखना। और शुक्रवाहिनी जो है वो आगे जाकर एक संयुक्त नलिका बनाई थी। इस संयुक्त नलिका को, संयुक्त का मतलब मूत्र नलिका और शुक्रवाहिनी, ये दोनों मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाएगी, उसे स्खलन नलिका हम कहेंगे। अब यदि अपन बात करें आगे, शुक्राशय एक थैलीनुमा अंग है जो शुक्रवाहिनी से शुक्राणु का संग्रहण करती है। शुक्राशय से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है और ये तरल पदार्थ जो है शुक्राणु के लिए ऊर्जा व गति प्रदान करता है। तो शुक्राणु जो है वो टेस्टिस वृषण से निकलकर कहाँ पर रुकते हैं, इस शुक्राशय के अंदर रुकते हैं। शुक्राशय के अंदर से क्या होता है, संग्रहित होता है। बात करते हैं, इसलिए शुक्राशय को शुक्राणु का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्राणु का ईंधन किसे कहा जाता है, शुक्राशय को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ये एक अखरोट के समान ग्रंथि है जो एक तरल रंग, श्वेत रंग का गाढ़ा द्रव्य स्रावित करती है। ये वीर्य, जिसे अपन वीर्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको सीमन कहा जाता है। वीर्य स्खलन नलिका को चिकना बनाने के साथ साथ शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि ये कहाँ है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के समान आपको एक ग्रंथि दिखाई दे रही है। ये ग्रंथि कौन सी, आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करेगी, एक तरल पदार्थ स्रावित करेगी जो क्या करेगी, शुक्राणु को गति करने के साथ साथ शुक्राणु को ऊर्जा भी प्रदान करेगी। एक शुक्राशय ने शुक्राणु को ऊर्जा दिया, एक इस प्रोस्टेट ग्रंथि ने। अब हम बात करते हैं स्खलन नलिका, मूत्राशय से मूत्र और शुक्राशय से शुक्रवाहिनी। यदि मैं बात करूँ तो देखो चित्र के माध्यम से देखो शुक्राशय से निकलेगा शुक्राणु और ये जो मूत्राशय, इस मूत्राशय से निकलेगा मूत्र, दोनों एक नलिका के अंदर प्रवेश करते हैं। उस नलिका की यदि अपन बात करें तो वो नलिका कहलाती है आपकी स्खलन नलिका। संयुक्त नलिका से गुजरते जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। फिर शिश्न की बात करते हैं। मानव में एक मांसल बेलनाकार अंग होता है जो शुक्राणु, मूत्र तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है। ध्यान रखना, शिश्न एक मैथुन अंग है। मैथुन क्रिया किसे कहते हैं, नर से शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करने के लिए जो अंग सहायता करता है, जो अंग शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करवाता है, उसे अपन शिश्न कहते हैं। वो क्रिया जो है मैथुन कहलाती है। तो मैथुन अंग के तौर पर कौन काम करता है, शुक्राणु काम करते हैं और मादा की योनि में स्खलित करने का ये कार्य करते हैं। अब बात करते हैं ग्रह कार्य। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। शुक्राशय का कार्य क्या है वो समझाना आपको, वृषण का कार्य समझाना, नर युग्मक का नाम आपको बताना। ये 4 ग्रह कार्य के रूप में आपको क्वेश्चन करना है। धन्यवाद।